28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल हुसैन खामनेई की मौत हो गई है। बदले में ईरान भी पलटवार कर रहा है और उसने भी मिडल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी 1 या 2 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मनी की असली कहानी 46 साल पहले शुरू हुई थी। तो आज जानेंगे ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की असली वजह और उस घटना को भी जानेंगे जिससे अमेरिका ईरान के सामने घुटनों पर आ गया था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल 1925 में ईरान में पहलवी वंश सत्ता में आया। पहले शासक रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता अपनाई, हिजाब पर रोक लगा दी और महिलाओं को पश्चिमी ड्रेस पहनने की आज़ादी दे दी। लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी। साथ ही एबॉर्शन को कानूनी अधिकार बना दिया। इसके बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह ने भी इन नीतियों को जारी रखा और 1967 में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार कर दिया। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और शियाओं के धार्मिक गुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने शाह की इन नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1978 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शाह के खिलाफ 20 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। बीमार शाह रजा कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ने शरण दे दी। इससे ईरान की जनता ने अपना अपमान समझा और शाह की वापसी की मांग तेज हो गई और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर आई 4 नवंबर 1979 की वो तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास में प्रदर्शनकारी घुस गए और दूतावास में आग लगा दी। दूतावास के अधिकारी आनन फानन में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जलाने लगे। दोपहर 12 बजे तक हालात बेकाबू हो गए और दूतावास से कुल 66 लोगों को बंधक बना लिया गया। अमेरिका बेबस होकर देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। इन बंधकों में डिप्टी एम्बेसडर से लेकर टेक्निकल स्टाफ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट और सुरक्षा स्टाफ के सदस्य शामिल थे। अमेरिका ने अनेक कूटनीतिक कोशिशें की, लेकिन ईरान ने उसकी एक न सुनी। 6 नवंबर 1979 को ईरान के अस्थायी प्रधानमंत्री मेहदी बाज़ारगान ने इस्तीफा दे दिया। अब ईरान की सत्ता पूरी तरह अयातुल्ला खोमेनी के हाथ में आ गई और बातचीत के सारे औपचारिक रास्ते लगभग बंद हो गए। 12 नवंबर को ईरान के विदेश मंत्री अबुल हसन बनिस्दर ने कहा कि अगर अमेरिका बीमार शाह रजा को ईरान को सौंप दे तो बंधकों को छोड़ा जा सकता है। मगर अमेरिका शाह को नहीं छोड़ना चाहता था। इसके पीछे 3 संभावित कारण थे। नंबर 1, शाह को वापस भेजने से उन्हें मार दिए जाने का खतरा था, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता। शाह को सौंपने से अमेरिका की वैश्विक छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता। नंबर 3, अमेरिका को डर था कि शाह की वापसी से ईरानी गुस्से में वृद्धि होगी और बंधकों की सुरक्षा और कठिन हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने शाह रजा को छोड़ने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाया। 14 नवंबर 1979 को उसने ईरान की सभी सरकारी और बैंक संपत्तियां फ्रीज कर दी। इसके बाद 17 नवंबर को खोमेनी ने 13 बंधकों को रिहा कर दिया, जिसमें 5 महिलाएं थीं। बाकी बचे 53 बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर कर दिया और दिसंबर 1979 में संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इन असफल प्रयासों और लगातार हो रहे विरोध के चलते अप्रैल 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने आखिरी उपाय के रूप में मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला ले लिया। इस सैन्य ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ईगल क्ला। ऑपरेशन ईगल क्ला बेहद जटिल था। अमेरिकी कमांडोज को पहले ओमान के मसीराह द्वीप से उड़ान भरकर ईरान के रेगिस्तान डेजर्ट 1 तक पहुंचना था, जहां से हेलीकॉप्टरों को तेहरान जाकर अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना था। इस मिशन के लिए कुल 8 हेलीकॉप्टर भेजे गए। इन हेलीकॉप्टर के साथ अमेरिकी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान C-130 हरक्यूलस को भी ओमान के मसीराह एयरबेस से उड़ाया गया।
इस विमान को ईरान के रेगिस्तान डेजर्ट 1 तक ही जाना था। इसका काम अमेरिकी कमांडोज को ले जाना और हेलीकॉप्टरों में फ्यूल भरना था, लेकिन रास्ते में आए रेत के भीषण तूफान के कारण 8 में से 3 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में ही फेल हो गए। मिशन के नियम के अनुसार अगर 6 से कम हेलीकॉप्टर बचे तो मिशन को रद्द कर दिया जाना था। कुछ देर बाद ऑपरेशन रोकने का आदेश भी भेज दिया गया। वापसी में एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड C-130 विमान से टकरा गया। इसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसमें सवार सभी 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ऑपरेशन ईगल क्लॉ बुरी तरह से फेल हो चुका था और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका था। कार्टर ने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। इस मिशन के बाद ईरान ने बंधकों की सुरक्षा और कड़ी कर दी। मई से नवंबर 1980 तक अल्जीरिया ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू की, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान चाहता था कि अमेरिका रजा शाह को लौटाए। नवंबर 1980 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और रोनाल्ड रीगन ने जिमी कार्टर को हराया। खामेनी सरकार ने अल्जीरिया के माध्यम से फिर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की, क्योंकि अब ईरान भी चाहता था कि जल्द से जल्द बंधक संकट खत्म हो, क्योंकि ईरान इराक के साथ युद्ध में उलझ चुका था। 19 जनवरी 1981 को दोनों देशों के बीच अल्जीरियस एकॉर्ड नाम से एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अमेरिका ईरान की $8 बिलियन की फ्रीज की गई संपत्ति लौटाएगा। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और दोनों देश एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई रोकेंगे। 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और सिर्फ 20 मिनट के बाद ईरान ने 53 बंधकों को तेहरान से रिहा कर दिया। कुल 444 दिन बाद यह संकट खत्म हुआ। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के संबंधों में इतनी चौड़ी दरार पैदा कर दी जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है। अमेरिका ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को कभी ईरान को नहीं लौटाया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सारी दुनिया ने सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को गिड़गिड़ाते हुए देखा। इस घटना के बाद से ही लेकर अब तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और अब तक दुश्मनी निभा रहे हैं।